नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्णदेव बनक्सल। दोस्तों, हर साल कई सारे लोग जिनके पास घर है, पैसे हैं, जो मोर और लेस मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हो या अपर मिडिल क्लास हो, लेकिन सेल्फ सफिशिएंट हैं, उनके पास एसेट्स हैं, उनका ओन अपना घर है, उनको रेफ्यूजी बनाकर गरीबी के कगार पर उतार दिया जाता है। ये हर साल हो रहा है, लाखों लोगों के साथ हो रहा है। मुंबई में आज के तारीख में लाखों लोग हैं जिनको इस तरह से रेफ्यूजी बना दिया गया है। लोग कश्मीरी पंडित को किस तरह से रेफ्यूजी बना दिया गया, ये सब सोच के रोते हैं, लेकिन मुंबई, पुणे जैसे शहरों में, इन शहरों में लोगों को रीडेवलपमेंट के नाम से रेफ्यूजी बना दिया जाता है। वो दर दर भटकते हैं, वो इधर उधर किराए के घर में रहते हैं, घर ढूंढते फिरते हैं। पहले 2-3 साल उम्मीद से भरे हुए होते हैं। वो कहते हैं हमारा घर बन जाएगा, हमारा घर अभी अगले साल बनेगा, बिल्डर ने प्रॉमिस किया है कि दिवाली में हमें पोजीशन देगा। फिर दिवाली आता है, वो कहते हैं नहीं, वो उसने कह दिया है कि मार्च में पोजीशन देगा। इस तरह से करते करते कुछ लोगों के 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल निकल जाते हैं और बाद में उनको पता चलता है नहीं, वो तो झूठ बोल रहा था, बिल्डिंग उसने कंप्लीट नहीं किया, उसने ऐसे ही छोड़ दिया। पैसे जो थे, जो आए हुए पैसे थे, जो बुकिंग के पैसे थे, वो लेके भाग गया। इस तरह के कई सारे किस्से बनते हैं और उसके बाद लोग अपने ही घर को कंप्लीट करने के लिए दूसरे बिल्डर्स को ढूंढते फिरते हैं और दूसरे बिल्डर जब मिल जाते हैं तो उन्हें पता चलता है वो पहला वाला बिल्डर जिसने उन्हें इस हालत में छोड़ा है, वो कहता है कि पहले आप मेरे साथ सेटलमेंट करो, मुझे 2 करोड़ दो, 5 करोड़ दो, फिर मैं आपको एनओसी दूंगा दूसरे बिल्डर के लिए। यानी जिसने आपको, यानी आपकी हालत ख़राब कर दी है, आपको गरीबी और दरिद्रता में ढकेल दिया है, आपको लाचार बना दिया है, वही कहता है कि पहले मेरे पैसे दो, मुझे पैसे दो। क्यों? मुझे इसलिए पैसे दो क्योंकि मैं 2 करोड़ का लॉस में हूँ या 5 करोड़ के लॉस में हूँ आपके प्रोजेक्ट को लेके। जिसने आपके साथ अग्रीमेंट तोड़ा है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट के टर्म्स को तोड़ा है, वही आदमी कहता है कि नहीं, फिर भी नुकसान मेरा है और मेरा नुकसान का भरपाई आप लोग करो, तब जाके आपको अपना ही घर रीबिल्ड करने का परमिशन मैं दूंगा। तो इस तरह के हालत में बहुत सारे लोग पहुंच जाते हैं रीडेवलपमेंट में। जो लोग रीसेल कंपोनेंट वाले आते हैं, कभी कभी रीसेल कंपोनेंट वालों की भी हालत खराब हो जाती है। रीसेल कंपोनेंट मतलब लोग इस तरह से समझ के उस बिल्डर को पैसे देते हैं कि यही बिल्डर लास्ट तक रहेगा, बड़ा सा बोर्ड लगाया है, अच्छा सा ऑफिस है, तो लोगों को भरोसा हो जाता है। वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट बन रहा है, उनको काम होते हुए नज़र आता है। वो कहते हैं ये प्रोजेक्ट बन रहा है इसलिए मैं इसमें इन्वेस्ट करूँगा। कुछ लोग इन्वेस्टर मेंटालिटी के साथ आते हैं, कुछ लोग बायर मेंटालिटी के साथ आते हैं कि ये लोकेशन बड़ा अच्छा है, हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, और कुछ लोग 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख दे देते हैं और उनको इस तरह से लगता है कि भाई हम हैं और बिल्डर हैं, हमारा अग्रीमेंट बिल्डर के साथ है। रही बात सोसाइटी की, तो हाँ भाई, सोसाइटी का क्या कहना, सोसाइटी के बारे में क्या बात करना, सोसाइटी से तो ज़मीन ले लिया है, सोसाइटी के साथ बिल्डर को जो सेटल करना था वो कर लिया है। ये सोच के लोग एक बहुत सिंपल पर्सपेक्टिव से उस बिल्डिंग में एंट्री, उस प्रोजेक्ट में एंट्री लेते हैं, उस प्रोजेक्ट में पैसे डालते हैं। जब बिल्डर भाग जाता है इनका पैसा लेके, बिल्डर के पास कुछ भी नहीं है, वो कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो गरीब हो गया, वो कहता है, मेरा तो दिवाला निकल गया, वो कहता है। क्यों? नहीं, वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करते करते पैसे ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? नहीं, हो गए, कारण बहुत सारे हैं।
वो उतना जवाब भी नहीं देगा। वो कहेगा हाँ ठीक है, क्राइसिस, फाइनेंशियल क्राइसिस, लिक्विडिटी क्राइसिस, ऐसे ही सब शब्द का इस्तेमाल करता है और वो निकल जाता है। और लोग कहते हैं कि वो भागते हुए भूत के लंगोट को पकड़ने के लिए वो लोग बिल्डर पे तो केस फाइल करते हैं, साथ में सोसाइटी के ऊपर केस फाइल कर देते हैं। और रिसेंटली एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक बड़ा अजीब सा जजमेंट दे दिया, जो कि मुझे लगा कि होना ही था, क्योंकि इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि इस माहौल में यही तो होना है। सोसाइटी को माना जाता है कि वो को प्रमोटर है, बिल्डर प्रमोटर है तो सोसाइटी को प्रमोटर है। और अगर प्रमोटर ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई तो भाई को प्रमोटर से ले लो, को प्रमोटर उसकी तरफ से जिम्मेदारी निभाएगा। अब को प्रमोटर मतलब सोसाइटी, सोसाइटी मतलब फ्लैट ओनर्स, फ्लैट ओनर जिन्हें बेघर कर दिया गया है, जिनको बिना अल्टरनेट अकोमोडेशन के रेंट दिए बेघर कर दिया है, या आधा अधूरा अल्टरनेट अकोमोडेशन रेंट दिया और उन्हें बेघर कर दिया, और फिर अल्टरनेट अकोमोडेशन रेंट देना बंद कर दिया। कॉर्पस वगैरह उसने प्रॉमिस करके रखा था, नहीं दिया था, बैंक गारंटी उसने दिया तक नहीं था, या अगर दिया था तो रिड्यूसिंग बैलेंस। तो ऐसे करके ये सोसाइटी जो खुद गरीब है, जो खुद अपना घर बनाने से लाचार हैं, उनको को प्रमोटर ठहरा दिया है। और बॉम्बे हाई कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर बिल्डर ने नहीं पूरा करके दिया तो आप लोग पूरा करके दो। अब अजीब बात यह है कि बिल्डर ने सारे पैसे ले रखे हैं, फ्लैट बायर्स के पैसे बिल्डर्स ने ले रखे हैं, सोसाइटी वालों को कुछ भी पता नहीं है, सोसाइटी वालों को कोई पैसा मिला ही नहीं है, सोसाइटी वालों को ये तक पता नहीं है कि किसने बुकिंग किया है। बुकिंग जो लोगों ने नया फ्लैट का बुकिंग किया है वो सब का लिस्ट बिल्डर के पास है, उनसे कितने पैसे आए हैं वो बिल्डर के पास है। लोन जो होम लोन के अमाउंट्स, डिसबर्समेंट्स बिल्डर के पास हैं। बिल्डर ने कभी कभी 2-4 लोगों को सेम फ्लैट बेच के वो तो निकल गया, सेम फ्लैट दो लोगों को पकड़ा दिया या 3 लोगों को पकड़ा दिया, एक को अलॉटमेंट लेटर दे दिया, एक के साथ अग्रीमेंट कर लिया, बिल्डर ने कैश भी लिया होगा। अब ये सब बात सोसाइटी वाले कैसे जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। जब वो बिल्डर उनको अपना ही घर नहीं दे रहा है तो वो इन सभी चीज़ों के लिए कैसे जिम्मेदार ठहराएंगे? नहीं ठहरा सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये लोग को प्रमोटर्स हैं, रेरा में उनका नाम को प्रमोटर में है, तो उनके ऊपर मुकदमा चलता है, सोसाइटी के ऊपर मुकदमा चलता है। आप देख रहे हो कि रीडेवलपमेंट कितना डेंजरस है आपके लिए। आपका अपना घर मिलने से रहा, दूसरों के घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, दूसरों को घर देना है इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर आ गई, सोसाइटी वालों पे आ गई। और सोसाइटी वाले कौन? मैनेजिंग कमेटी वाले तो ऑर्डिनरी पीपल हैं, जैसे आप हो वैसे वो हैं। और तो जिम्मेदारी किसके कंधे पे? आपके कंधे पे। तो इस तरह के बनाव बन रहे हैं, ये आपको जान लेना चाहिए। मतलब आप रेफ्यूजी भी हो जाओगे और आप फाइनेंशियल डेटर्स भी हो जाओगे, और आप लोग 25 लाख, 30 लाख, 40 लाख अपने जेब से निकालकर उस आधे अधूरे बिल्डिंग को कंप्लीट करोगे, और मुफ्त में जो लोग या सब्सिडाइज्ड रेट में जो लोग सेल कंपोनेंट से आए हुए हैं, यानी इन्वेस्टर्स कहो या न्यू बायर्स कहो, उनको आप फ्लैट बना के दोगे। ये हाल हो जाता है रीडेवलपमेंट वालों का। तो रीडेवलपमेंट एक एक्सट्रीमली, यानी इलीगल नहीं है लेकिन लीगल के कहीं शैडो लैंड में है। इट इज़ नॉट प्रॉपरली लीगल। बहुत अजीब अजीब तरह के कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर जो प्रॉपरली लीगल नहीं है, जो एकदम बराबर से लीगल नहीं है। मैं आपको कुछ कंसेप्ट्स की बात करता हूं क्योंकि लोगों के दिमाग में ये बैठता नहीं है कि ये कितना अजीब है। आप लोग मान के चलते हैं एक सोसाइटी है, सोसाइटी के में 40 फ्लैट्स हैं और बड़ा सा ज़मीन है,
उस बड़े से प्लॉट के ऊपर 40 फ्लैट्स का एक बिल्डिंग है जो शायद 1975 या 80 या 85 में बना हुआ था। अब बिल्डिंग का हालत खराब होता है धीरे धीरे, 40 साल हो गए, 50 साल होने को आए, धीरे धीरे बिल्डिंग का हालत खराब हो रहा है। तो लोगों को लगता है हम रीडेवलपमेंट के लिए किसी को बुलाते हैं। अब एक्चुअल में एसेट क्या है, एसेट क्या है और आपको क्या सोचना चाहिए और आप लोग क्या सोचते हो। रीडेवलपमेंट वाले सोचते ऐसे हैं, अरे भाई मुझे मेरा एक घर मिल जाए तो अच्छा है, यानी एक नया बिल्डिंग बन जाए, मुझे अपना एक घर मिल जाए जो अभी में है, लेकिन अभी का जो मेरा घर है उसके छत में से पानी टपक रहा है और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वाले मुझे बहुत जल्दी हम लोगों को घर से बेघर कर देंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि आपका बिल्डिंग रिस्क की कैटेगरी में है। वो लोगों ने आया और वो लोग आके ऑडिट किया और बोले कि नहीं नहीं ये बहुत डेंजरस है, तो अगले बारिश तक खाली करना पड़ेगा और बिल्डिंग को डिमोलिश करना पड़ेगा। और नोटिस अभी तक दिया नहीं है, लेकिन कभी भी नोटिस आ सकता है। ये टाइप के सिचुएशंस होते हैं कुछ लोगों के। और बिल्डिंग तो फिर क्या करें, हम क्या करें। तो अब सोचिए कि ये 40 लोगों के पास एक बहुत बड़ा एसेट है। वो एसेट है वो ज़मीन जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ा है। होपफुली उनको अपना कन्वेंस मिल गया है उस ज़मीन के ऊपर। मान के चलते हैं कि कन्वेंस हो गया है, यानी कि वो जो लीगल प्रोसीजर है जिससे सोसाइटी के नाम पर वो ज़मीन हो जाता है लैंड रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स में, 7/12 जिसे कहते हैं, उसके ऊपर ट्रांसफ़र हो जाता है सोसाइटी का नाम। ये हो चुका है, मान के चलिए। ये ज़मीन अब सोसाइटी का है। सोसाइटी मतलब उस बिल्डिंग के 40 लोग जो रहते हैं उनका है। सोसाइटी मतलब वो 40 लोग। अब वो 40 लोगों के बीच में ये पूरा ज़मीन है, डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, लेकिन वो 40 लोगों का ओनरशिप है, मतलब उनके पास एक एसेट है। बिल्डर्स का नज़र उस एसेट के ऊपर है, उस ज़मीन, उस लैंड प्लॉट के ऊपर है, और वो कहते हैं कि जैसे ही बिल्डिंग गिर जाएगा, बिल्डिंग को गिराया जाएगा, डिमोलिश किया जाएगा, ये ज़मीन हमारा हो सकता है, ये ज़मीन पे हमारा इंटरेस्ट है। लेकिन वो ज़मीन के सौदे की तरह से बात नहीं करते हैं। वो ऐसे बात नहीं करते हैं कि ये ज़मीन की कीमत क्या है, ये ज़मीन का डेवलपमेंट पोटेंशियल क्या है, इसके लिए हमें कितने पैसे देने चाहिए। क्योंकि अगर सोसाइटी ज़मीन बेच देता है तो उसको जो रेवेन्यू मिले, अगर सही दाम पर बेचे, जो ज़मीन का कीमत मिलता है, वो कीमत से जाके लोग अलग से रह सकते हैं। लेकिन बिल्डर इस तरह से नहीं कहते हैं। बिल्डर इस ट्रांजैक्शन को बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। देखिए दोस्तों, ट्रांजैक्शन बड़ा सिंपल है। सोसाइटी ज़मीन को बेच देगा, बेच के डिस्ट्रीब्यूट कर देगा सबके पास, सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा। हाउ, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेगा भाई? किसी का 400 स्क्वायर फीट है तो उस हिसाब से, और किसी का 600-800 स्क्वायर फीट है तो उस हिसाब से अपने घर के एरिया के प्रोपोर्शन में वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ज़मीन के लिए अच्छे बिड्स अट्रैक्ट किए जा सकते हैं। ये संभव है, लेकिन सोसाइटी वाले इस तरह से होने नहीं देते हैं, क्योंकि उन लोगों का नज़रिया कुछ और है। वो चाहते हैं कि उन्हें कुछ प्रॉफिट मिले, उन्हें मतलब एज फ्लैट होल्डर्स। मैं भ्रष्टाचार और ब्राइबरी और सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी पैसे खाते हैं और ये सभी मैं अभी घुसना नहीं चाह रहा हूँ। एज फ्लैट होल्डर्स हमें कुछ फ़ायदे मिलने चाहिए, वी वांट टू मेक अ प्रॉफिट। तो वो लोग इस तरह का डीलिंग चाहते हैं कि वो कहते हैं कि हमें यहाँ पे घर चाहिए, हमको पैसे नहीं चाहिए, हमको एक घर दे दो, हमको हमारे फ्लैट्स बना के दे दो विद 20, 25, 30% एक्स्ट्रा स्पेस। या फिर कुछ लोग कहते हैं मुझे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए, कॉर्पस चाहिए। तो जितना स्पेस
मेरा 2 BHK है, मुझे 1 BHK दे दो, और मेरा जो एलिजिबिलिटी 3 BHK का था तो आप 2 BHK का स्पेस ले लो, और मुझे जो 200, 250, 300 स्क्वायर फीट के जो पैसे हैं वो उस वैल्यू को आप पैसों में कन्वर्ट कर दो और मुझे दे दो। इस तरह के कुछ लोगों का डीलिंग होता है। तो लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं अकॉर्डिंग टू देयर ओन, उनके अपने ज़रूरतों के हिसाब से और उनके फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। कुछ लोगों को पैसा चाहिए होता है, कुछ लोगों को ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है। अब जो भी हुआ, ये एक बार्टर ट्रेड है, ये क्लीन ट्रांजैक्शन नहीं है, यहाँ पर बार्टर का आता है। अब बार्टर ट्रेड अगर दोनों तरफ से गुड्स तैयार होते तो वो बार्टर ट्रेड क्लीन एंड क्लियर होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर बिल्डर के पास 600 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट होता और वो आपसे कहता कि देखो भाई, मेरे पास 600 स्क्वायर फुट का फ्लैट है जो इस अलग जगह पर है, जो मैंने बना के रखा है, और जिनका 500 स्क्वायर फीट का फ्लैट यहाँ पर है वो वहाँ पे 600 स्क्वायर फीट में शिफ्ट हो जाएं। ये घर आपने दिया, वहाँ का घर आपने ले लिया, तो बार्टर इज कंप्लीट। यहाँ का 400 स्क्वायर फीट पुराना वाला, वहाँ का 500 स्क्वायर फीट नया वाला, नए बिल्डिंग में ले लो, निकल जाओ। आप निकल सकते हो, तो आपका बार्टर ट्रेड, गुड्स टू गुड्स का बार्टर ट्रेड होता है। बार्टर तो आप समझते हो, बार्टर मतलब जहाँ पे पैसे नहीं देते हैं और गुड्स के सामने गुड्स देते हैं। आप मुझे 1 किलो टमाटर दो, मैं आपको 2 किलो प्याज दूंगा। इस तरह का जो ट्रेडिंग होता है, इसको बार्टर ट्रेडिंग कहते हैं। तो ये एक बार्टर ट्रेडिंग करना ही होता तो प्रेजेंट गुड्स टू प्रेजेंट गुड्स, जो है अस्तित्व में, आपका घर अस्तित्व में है, आपका 400 स्क्वायर फुट अस्तित्व में है, मैं आपको 500 स्क्वायर फुट दे रहा हूँ, वो भी अस्तित्व में है। ये होता है एक क्लीन एंड क्लियर ट्रांजैक्शन। लेकिन बिल्डर्स ऐसे नहीं करते हैं। बिल्डर्स आपको गुड्स के सामने एक प्रॉमिस देते हैं, यानी बेसिकली आप उनको क्रेडिट दे रहे हो। कितने का क्रेडिट? जो कीमत है आपके घर का, उतने का क्रेडिट। अगर आपके घर का कीमत 50 लाख है तो आप 50 लाख एक अजनबी इंसान को लोन दे रहे हो। ओके, अजनबी इंसान को लोन दे रहे हो, सोचिए कितना खतरनाक है। और उस इंसान को लोन दे रहे हो जो शायद आपका लोन कभी दोबारा वापस नहीं करेगा। तो 50 लाख आप उसके हाथ में रख रहे हो, सुपुर्द कर रहे हो, और कह रहे हो कि मुझे पूरा भरोसा है कि मैं तुमसे वापस उसकी वैल्यू पा लूँगा। इस तरह से आप कह रहे हो। आप ज़रा सा सोचोगे तो पता चलेगा कि कितना डेंजरस ट्रांजैक्शन है ये रीडेवलपमेंट का ट्रांजैक्शन। तो इस रीडेवलपमेंट के ट्रांजैक्शन में आप क्या करते हो? बिल्डर आपको एक सपना दिखाता है। वो कहता है देखो, ये मेरा ड्राइंग देखो, ये मेरा आर्किटेक्चरल ड्राइंग देखो कि कितना सुंदर होगा तुम्हारा घर, तुम्हारा सपनों का आशियाना। 550 स्क्वायर फीट का है, 600 स्क्वायर फीट का है, और यहाँ पे आपका सिर्फ 400 स्क्वायर फीट का जूना पुराना घर है, मकान जो देखने लायक नहीं है। तो आप ऑटोमेटिकली सोचते हो कि इस पुराने बिल्डिंग, इस डिलैपिडेटेड बिल्डिंग या इस गंदा कलरिंग वाला बिल्डिंग जो है, शायद डिलैपिडेटेड न भी हो, लेकिन अरे पुराना हो गया, गंदा हो गया, जूने स्टाइल का है, अच्छा नहीं लग रहा है, रोशनी नहीं आ रही है घर के अंदर, तो मैं एक ऊंचे मकान में रहूँगा जो 15 माले का है, 20 माले का है, 25 माले का है। तो इस तरह से आपको लगता है कि आपको एक मॉडर्न बिल्डिंग मिल रहा है जो इट इज़ अगेंस्ट आपके पुराने घर, यानी भंगार जिसको कहते हैं ना, भंगार खरीदते हैं, स्क्रैप डीलर। पहले के ज़माने में लोग पुराने साड़ी और ऐसे सब कपड़े लेते थे और बर्तन दे के जाते थे। बर्तन, लोटा, थाली, इन चीज़ों से औरतों को खुश करते थे कि ये लो, हमने आपको स्टेनलेस स्टील का बर्तन दे दिया
और हमने आपसे 5 कपड़े ले लिए पुराने वाले। तो इस तरह से ट्रेडिंग हुआ करता था, या अजीब अजीब तरह के ट्रेडिंग करते थे। कोई प्याज दे देता था, कोई यानी इस तरह के आइटम्स देते थे वो लोग। तो ये एक बार्टर ट्रेड है जहाँ पे आपको सपना दिखाया जा रहा है। आपका सपना क्या है? आपका सपना ये है, मैं नए घर में प्रवेश करूँगा, अच्छा घर होगा, वो सुंदर होगा, नए बिल्डिंग में होगा। हकीकत क्या है? हकीकत को आप देखते ही नहीं हो और देखना ही नहीं चाहते हो। जैसे कोई अपनी मौत की बात नहीं करते हैं ना लोग, मौत, बीमारी, बर्बादी, इन चीज़ों की बात ही नहीं करते हैं लोग। कोई बात उठाए भी तो कहेंगे नहीं नहीं, छी छी छी, ये सभी को मनुष्य चीज़ों के बारे में हम सोचते भी नहीं है। ये मनुष्यत हमसे दूर ही रखो, फेलियर की बातें हमसे दूर ही रखो, सक्सेस की बात बोलो, अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, हमको पॉजिटिव बातें सुननी है। तो इस तरह के लोगों की मेंटालिटी होती है कि वो नेगेटिव को सुनना ही नहीं चाहते हैं, रिस्क के बारे में वो सोचना ही नहीं चाहते। वो तो कहते हैं अरे भरोसा रखो यार, शुभ शुभ बोलो, अच्छा बिल्डर है, उसका नाम भी सिद्धि विनायक है या समृद्धि है या ये टाइप के नाम से नाम है, ये बिल्डर्स अच्छे लोग हैं, वो बहुत भला आदमी है, देखो उसने ये पाके प्रेजेंटेशन दिया हमें। तो इस तरह से लोग कन्विंस हो जाते हैं और उनको ये सपना दिखाया जाता है कि हम आपको एक नया घर दे देंगे। अब क्या ये सपना साकार होता है? इन सम ऑफ द केसेस होता है। कुछ केसेस में पूरी तरह से साकार होता है, कुछ केसेस में आधा अधूरा साकार होता है। यानी कि अरे बिल्डर ने हमें अल्टरनेट अकोमोडेशन रेंट नहीं दिया, लेकिन ठीक है घर तो दे दिया। उसने 3 साल में प्रॉमिस किया था, लेकिन 3 साल में नहीं दिया, 6 साल में दिया, 7 साल के बाद दिया, 8 साल के बाद दिया, लेकिन दिया तो सही। चलो हम खुश हैं, चलेगा, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हम खुश हैं। तो इस तरह से मन मनाने वाली बात है। कभी कुछ लोगों को ऐसे लगता है अरे खुशी भी नहीं है लेकिन घर तो दिया, कुछ तो मिला, यानी कुछ न मिलने से अच्छा है कि कुछ मिला। हमको तो एंग्जाइटी हो गई थी कि हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। 5 साल से हम वेट कर रहे थे कि ये कब ख़त्म करेगा, कब ख़त्म करेगा। आखिर उसने ख़त्म किया और हमें घर दे दिया, हम खुश हैं। फिर उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, उस चीज़ को बोलना ही नहीं चाहते, कुछ भी बात नहीं करना है मुझे, मुंह बंद, जिप। तो इस तरह का मेंटालिटी होता है लोगों का। तो कभी कभी ये सपने साकार होते हैं आधे अधूरे। यानी आपने बटर नान सोचा था, लेकिन उसने सूखा रोटी बिना घी बटर के आपकी थाली में फेंक दिया और आपको ये लेके खुश होना पड़ रहा है। चलो रोटी तो खाने को मिला, इस तरह से लोग खुश होते हैं। और कुछ लोगों को कुछ नहीं मिलता है, न रोटी, न नान, न कुछ भी नहीं। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है और उनको हम कहते हैं रीडेवलपमेंट के रेफ्यूजीज हैं। वो लोग रेफ्यूजी बन जाते हैं। वो लोग बात भी नहीं कर सकते। उनसे आप पूछोगे कि भाई कागजात क्या है तुम्हारे, अरे मेरे मैनेजिंग कमेटी वालों से पूछना पड़ेगा। किस डेवलपमेंट एग्रीमेंट के तहत? नहीं, डेवलपमेंट एग्रीमेंट का कॉपी भी हमारे सोसाइटी ने हमको नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि पहले हमने थोड़ा सा अपोज कर दिया तो उन्होंने कॉपी तक नहीं दिया। आपके अधिकार आपके सोसाइटी वाले ही छीन लेते हैं, आपके सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटीज छीन लेते हैं। अब सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटीज लोगों से अधिकार क्यों छीनते हैं? क्योंकि सोसाइटी जो आपके तरफ होना चाहिए, मैनेजिंग कमेटी जो आपके तरफ, फ्लैट ओनर के तरफ होना चाहिए, वो जाके बिल्डर के तरफ हो जाते हैं। कभी कभी मैंने ऐसे सोसाइटीज़ को देखा है जहाँ पे सोसाइटी के सारे कागजात, शेयर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल जो भी हैं उनके पास, क्योंकि वो तो बेघर होने वाले हैं, वो दर दर भटकने वाले हैं। सोसाइटी का ऑफिस के पेपर्स जो थे वो सेक्रेटरी के घर में था एक, या फिर सोसाइटी ऑफिस में कबर्ड में था। अब उनके पास रखने के लिए जगह नहीं है, तो वो क्या करते हैं, पूरा का पूरा बिल्डर के ऑफिस में जाके डाल के आते हैं। पूरे यानी 50 किलो 100 किलो अपने सोसाइटी के
सारे कागजात, रजिस्टर, सब कुछ बिल्डर को के ऊपर भरोसा करके उसी को सुपुर्द करके आ जाते हैं। बोलते हैं इसी इनको तुम ही संभालो। अब दोस्तों ये सोचो कि अगर आपको कोर्ट में जाना पड़ा तो क्या आपको ये सारे कागजात ज़रूरत नहीं है? ज़रूरत है, लेकिन भाई सोसाइटी वाले भोले बन जाते हैं। क्या कौन सा जादू टोना होता है, पैसों का जादू टोना है, कौन से लालच का जादू टोना है, कौन से डर का जादू टोना है जो बिल्डर उनके ऊपर चला लेता है, पता नहीं। बहुत सारे जादू टोना है। वो सारे मैजिक स्पेल्स की वजह से सोसाइटी वाले इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी है ही नहीं। सारी जिम्मेदारी बिल्डर पे डाल देते हैं, वो बिल्डर के साइड में हो जाते हैं। और जो सोसाइटी वाले हैं, जो एक्चुअली सोसाइटी वाले मतलब जो फ्लैट ओनर्स हैं, फ्लैट ओनर्स उनके दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी उनका है। फ्लैट ओनर्स उनसे सवाल करेंगे, मैनेजिंग कमेटी वालों से सवाल करेंगे, ऑफिस बेरर से सवाल करेंगे, चेयरमैन सेक्रेटरी से पूछेंगे कि भाई क्या हुआ, क्या हो रहा है। बिल्डर ने कहा था ये दिवाली में पोजीशन देने वाला है, 25 माले का बिल्डिंग है, अभी तक 15 माला भी नहीं पहुंचा है। दिवाली में कब तक कैसे पोजीशन देगा? आपने पूछा? उनको कुछ बात नहीं करना है, तो मुंह मोड़ के इधर उधर देख के चले जाते हैं, कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, मिलते नहीं हैं, मीटिंग्स करते नहीं हैं। अगर बिल्डिंग बिल्डर को दे दिया है और बिल्डर ने डिमोलिश कर दिया है और आधा अधूरा बिल्डिंग भी बना दिया है, तो आपके मैनेजिंग कमेटी वाले आपको मिलेंगे ही नहीं। अब आप सोचिए, आपके मैनेजिंग कमेटी वाले आपको नहीं मिलेंगे तो आपका फ्लैट का फ्यूचर कैसे हो सकता है? आपका फ्लैट कैसे और कब बनेगा? आप अगर बिल्डर के पास जाते हो, वो आपसे मिलने को तैयार नहीं है, शायद ऑफिस में एंट्री भी नहीं देंगे, वो आपको वॉचमैन ही वहीं से भगा देंगे। लोग बेइज्जत होके घर पे आते हैं। पत्नी पूछती है आप बिल्डर से मिलने गए थे, क्या हुआ? हाँ गया तो था, बिल्डर ऑफिस में नहीं था। वो कहना नहीं चाहता है कि एक्चुअली वॉचमैन ने मुझे एंट्री भी नहीं दिया, अंदर आने को नहीं दिया। और बिल्डर, अगर शायद बिल्डर मिला भी सामने, हाँ भाई क्या है, नहीं सर, अब बिल्डर को सर बोलना पड़ रहा है। पैसे किसके? आपके। फ्लैट किसका? आपका। आप 50 लाख या 1 करोड़ के फ्लैट के मालिक हो। बिल्डर आपका कर्जदार है, लेकिन आप कर्जदार की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हो। वो कहेगा तेरे से बात नहीं करनी है मुझे, तू तड़ाक करेगा वो, ए जा रे तेरे से बात नहीं करनी है, तू जाके तेरे मैनेजिंग कमेटी वालों से पूछ, तेरे चेयरमैन से पूछ, मुझसे क्यों पूछ रहा है, सेक्रेटरी से पूछ, चल हट। आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप अगर अपने ही बिल्डिंग जहाँ पे आपका घर हुआ करता था, अपने ही प्रेमाइसेस पे जाना चाहोगे, अपने ही कंपाउंड में जाना चाहोगे और देखना चाहोगे कि मेरा बिल्डिंग कैसे बन रहा है, मेरा बिल्डिंग, मेरा घर कब कैसे मिलेगा, क्या हाल है उसका। संभव है कि सिक्योरिटी आपको अंदर भी नहीं आने देंगे। सॉरी सर, हमको परमिशन नहीं दिया है, आपको अंदर आने देने का परमिशन नहीं है। और अगर बिल्डर नड़ गया, आपके सोसाइटी के मैनेजिंग कमेटी को भी परमिशन नहीं है, उनको भी अंदर नहीं आने देगा। अगर उसने पुलिस को बुलाया ना, पुलिस आपको निकाल के बाहर फेंकेंगे। क्यों? क्योंकि उसके बाहर बिल्डर का बोर्ड लगा हुआ है। आप कहोगे, आप गिड़गिड़ाओगे, आप कहोगे ततपप ततपप ततपप, मुझे अंदर जाना है, यहाँ पे मेरा घर है, ये मेरा घर वहाँ पे हुआ करता था। वो बोलेंगे सर हुआ करता था है नहीं, ये कंपाउंड बिल्डर का है, ये कंपाउंड का कब्जा बिल्डर के हाथ में है, वो कब्जेदार है। आपका घर जब बनेगा वो आपको चाबी देगा, तब जाके आप अपने घर के मालिक हो। अभी आप अगर अंदर जाते हो तो आपको बाहर निकालना पड़ेगा, और आप ज़्यादा कंप्लेंट ये करोगे, हल्ला गुल्ला करोगे, तो सर सॉरी, आपको पुलिस स्टेशन में ही नहीं, आपको जेल में भी बिठा देंगे। ये सब मत करो, दंगाबाजी मत करो। तो भाई घर आपका, लेकिन आपका कोई अधिकार नहीं है। कभी कभी
इस तरह के सिचुएशंस होते हैं। अब कभी कभी कह रहा हूँ, तो कभी कभी क्या है, मान के चलते मैं आपको एक रैंडम फिगर दे रहा हूँ, 1 आउट ऑफ 10 केसेस, 10 केसेस में से एक केस या 2 केसेस में इस तरह से हो जाता है कि आपके पास न घर है, न बिल्डर आपको सामने मिल रहा है, न सोसाइटी वाले आपको जवाब दे रहे हैं, न बिल्डर कोई जिम्मेदारी ले रहा है, और कभी कभार बिल्डर निकल ही जाता है, छोड़ दिया, त्याग दिया, कुछ नहीं। आप नोटिस भेजना चाहते हो भेजो, आपका सोसाइटी नोटिस भेजेगा, लीगल नोटिस भेजेगा, मान के चलते हैं आपका सोसाइटी वालों ने आखिर में आपके मैनेजिंग कमेटी वाले जागे और बिल्डर को एक लीगल नोटिस भेजा, या तो लीगल नोटिस लेगा भी नहीं, या लिया तो उसका जवाब भी नहीं देगा, या जवाब दिया तो उठपटांग वी डिनाई दिस दैट फलाना डिंग डूंग जवाब दे देगा, लेकिन उससे आपका कोई फायदा नहीं होगा। कोर्ट में जाने के लिए अगर आपका सोसाइटी तैयार हुआ तो पहले वो चंदा खड़ा करेंगे आपसे कि चलो निकालो 5,000, 10,000, 15,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख चंदा आपसे खड़ा कराएंगे। अगर आपने बिल्डर को निकलवा दिया तो भी आपकी हालत खराब ही है, क्योंकि अब मैनेजिंग कमेटी पे आता है कि अब हमें दूसरा बिल्डर ढूंढना पड़ेगा जो बिल्डिंग के बाकी के हिस्से को ये करेगा, कंस्ट्रक्ट करेगा। दूसरा बिल्डर फुल ड्रामा, उसके साथ क्या पेपर वर्क फुल ड्रामा। या फिर कभी कभी ये होता है कि पुराने बिल्डर ने ही आपको एक दूसरा बिल्डर दे दिया है, उसने ये प्रोजेक्ट किसी और को बेच दिया है, 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ लेके उसने बेच दिया, और पेपर वर्क पावर ऑफ अटॉर्नी, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दिया दूसरे बिल्डर को, और वो चलता बना। अब दूसरा बिल्डर आता है और आपसे बात करता है और कहता है हाँ, अब वो ये नहीं कहेगा कि उसने सौदा किया है और आपका प्रॉपर्टी खरीदा है, वैसे वो सौदा करना अलाउड भी नहीं है, लेकिन जैसे भी हो आप उसे अपना मसीहा मानोगे। इसके पास हमारे बिल्डर का एनओसी है, या फिर कभी कभी एनओसी लेता भी नहीं है, वो कहता है तुम लोग जाओ और बिल्डर से एनओसी लेके आओ, सोसाइटी वालों को कहता है जाओ तुम एनओसी लेके आओ। किसके लिए? कंस्ट्रक्शन करने के लिए। किसका कंस्ट्रक्शन? भाई आपका बिल्डिंग को पूरा करने के लिए। हाँ, लेकिन वो हमारा बिल्डिंग है, दूसरे वो बिल्डर का एनओसी क्यों? भाई देखो उसका कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अब उसका नुकसान हो गया। अरे नुकसान हो गया मतलब कैसे? नहीं हो गया उसका नुकसान, वो जाके उसी से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? जाओ एनओसी लेके आओ, फिर मैं कंप्लीट करता हूँ। अब एनओसी के लिए वो पैसे मांग रहा है, वो कहेगा भाई हाँ मैं पैसे एनओसी देता हूँ, तुम सब लोग 10-10 लाख रुपए निकालो। अब 10-10 लाख रुपए आप दोगे तो क्या वो एनओसी दे देगा? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? नॉट नेसेसरी। 10-10 लाख ले भी लिए, हाँ भाई देता हूँ, हाँ भाई देता हूँ, हाँ अगले हफ्ते में बनेगा एनओसी। अरे कौन सा बड़ा कागजात है यार, एनओसी एक लिख के देना है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन, फिनिश्ड। नहीं, वो पूरा लीगल पेपर वर्क करना पड़ता है, वकील साहब वैकेशन पर हैं, आएंगे करेंगे देंगे, ऐसे भी होता है। यानी बिल्डर आपको हर तरीके से लटका सकता है, बार बार लटका सकता है, बार बार धोखा दे सकता है। दूसरा वाला बिल्डर जिसने एनओसी लिया और जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी ले लिया आपके परमिशन के बिना, उसका भी कोई भरोसा नहीं, वो भी करेगा नहीं करेगा, कब करेगा कोई भरोसा नहीं, राम भरोसे। यानी आप लोग बिल्कुल नदी के बीच में पहुंच गए और आपके नाव में अब नाविक ही नहीं है। आप कैसे जाओगे, कहाँ जाओगे? जिधर आपको पानी लेके जाएगा उधर आप जाओगे, आपका नसीब आपको लेके जाएगा उधर आप पहुंचोगे। ये हाल हो जाता है, बिल्कुल राम भरोसे हो जाते हो। तो ये होता है रीडेवलपमेंट, ये होता है रीडेवलपमेंट। अब चलो वो 10 में से 2 के ये हाल हो गए, बाकी के किसी तरह से पहुंचते अपने मंजिल पे, किसी तरह से पहुंचते हैं। किसी को शॉर्ट एरिया मिलता है,
500 स्क्वायर फीट प्रॉमिस किया था लेकिन 400 स्क्वायर फीट ही दिया। आप कहोगे कम एरिया दिया, वो कहेगा जाओ कोर्ट, जाओ कोर्ट में। आपका सोसाइटी कोर्ट में जाने को तैयार नहीं है। आपका सोसाइटी कहता है अरे भाई जो मिल रहा है ले लो। तुमको कोर्ट में जाने का है तो जाओ, हम नहीं जाएंगे। आपके मैनेजिंग कमेटी वाले खुश हैं, उनको 500 स्क्वायर फीट मिल गया, उनको अपना फ्लैट मिल गया जो करेक्ट है। 500 स्क्वायर फीट मिलना था, 500 स्क्वायर फीट मिला, या शायद उससे थोड़ा ज़्यादा ही मिला, 800 स्क्वायर फीट मिला। क्यों? अरे नहीं, हमने खरीद के लिया, एक्चुअली नहीं, वो बिल्डर ने उनके लिए स्पेशल थोड़ा मलाई मस्का मार के दे दिया। आप पूछ नहीं सकते हो, नहीं हमने बिल्डर को पैसा दिया है ये एक्स्ट्रा 300 स्क्वायर फीट के लिए। कैसे साबित करोगे कि वो झूठा है? आप उससे पूछ भी नहीं सकोगे, वो जवाब भी नहीं देगा, वो चुप है। सब लोग चुप, नहीं अब बात नहीं करनी है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है हमसे बात करने का, चलो हटो। और आपको मिला है 400 स्क्वायर फुट, जाओ कोर्ट में, जाओ ना, आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। अरे आपका क्यों नहीं है? आप हमारे सोसाइटी हो, आपने मैनेजिंग कमेटी, आप ही तो मैनेजिंग कमेटी वाले हो, आपने ही रीडेवलपमेंट में उतारा था, आपने ही इंसिस्ट किया था, आपने इंसिस्ट किया था कि यही बिल्डर होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा, ये नहीं, ये जाएगा तो कोई नहीं आएगा। हमारा बिल्कुल ऐसे यानी हमारा एकदम कंडेम्ड प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी पे आके कोई अगर रीडेवलपमेंट कर रहा है तो वो दया का काम कर रहा है, चैरिटी का काम कर रहा है हमारे लिए। ऐसे सब कह के आप ही लोगों ने हमें इस बिल्डर के साथ सेट किया था, हमको डरा धमका के, जब हम सवाल कर रहे थे डरा धमका के चुप कर दिया था। और अब आप कह रहे हो कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये होता है, ये कई बार होता है, ये क्वाइट कॉमन है, और आप इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हो, आप उनका कुछ नहीं उखाड़ोगे, कोर्ट में जाओगे तो भी कुछ नहीं उखाड़ोगे। ये एक फैक्ट है, आपको जान लेना चाहिए, आपको समझ लेना चाहिए। दोस्तों, रीडेवलपमेंट्स इस तरह से होते हैं। अब आप कहोगे इस तरह से क्यों होते हैं, ऐसे क्यों होते हैं? वो इसलिए होते हैं दोस्तों क्योंकि ये ट्रांजैक्शन क्लियर नहीं है। ये जो सौदा है, ये सौदा शुरुआत से घाटे का सौदा है। ऐसे क्यों? ऐसे इसलिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया, यहाँ पे पैसों के सामने सामान बेचने वाला सौदा नहीं है, यहाँ पे सामान के सामने सामान बेचने वाला सौदा है, यानी बार्टर का सौदा है। ये है रीडेवलपमेंट। बिल्डर कहता है भाई देखो, तुम्हारा घर मैं बना के दूंगा और मैं सेल कंपोनेंट में से कमाऊंगा, मुझे कमाने का मौका मिल रहा है, तुम लोगों को अपना घर मिल जाएगा, थोड़ा बड़ा मिलेगा, वगैरह वगैरह। तो ये एक बार्टर है। लेकिन जैसे मैंने कहा, घर तैयार नहीं है, घर बनाना बाकी है। आपका घर टूटेगा, उसके बाद आप टेम्परेरी अकोमोडेशंस में चले जाओगे, आपको अल्टरनेटिव अकोमोडेशन रेंट दिया जाएगा, ऐसे बिल्डर प्रॉमिस करता है। प्रॉमिस कई बार तोड़ा जाता है। 25,000 रेंट मिलना चाहिए तो वो नहीं देता है टाइम टू टाइम, और फिर बहुत रोते गिड़गिड़ाते आप पहुंचोगे तो चलो मैं दे देता हूँ, लेकिन मैं 25 नहीं दे सकता हूँ, मैं 15 दे रहा हूँ। मैं 1 साल का नहीं दे सकता हूँ, मैं 6 महीने का दे रहा हूँ, बाकी के 6 महीने का आप ही लोग उठा लो। मैं 3 साल का नहीं देता हूँ, मैं 1 साल का देता हूँ, बाकी के 2 साल का आप देख लो भाई। मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं लाचार हूँ। अब अचानक से वो जो ट्रेडर है, डीए में लिखा हुआ है, आपके साथ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट में लिखा हुआ है, वो कहेगा जाओ ना यार, उखाड़ लो ना यार, जाओ ना कोर्ट में, जाओ ना, जाके तो देखो। और आप खुद जानते हो कि कोर्ट आपके लिए नहीं है। जैसे ही आप सोचोगे कि मैं कोर्ट में जाऊंगा, आपको हकीकत का पता चल जाएगा, आप वकील को ढूंढोगे, वकील को भी अगर
ज़रूरत पड़ने पे वकील को भी वो खरीद लेगा, आपका बिल्डर खरीद लेगा, और ज़रूरत पड़ने पे शायद जज को भी खरीद लेगा, सिविल जज, या उसके ऊपर भी खरीद सकते हैं। जज खरीदे बेचे जाते हैं, मान के चलो गुड्स एंड सर्विसेज की तरह कमोडिटीज़ हैं वो लोग, जजेस खरीदे और बेचे जाते हैं हमारे देश में। तो ये इस बात में आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, जैसे पुलिस खरीदे बेचे जाते हैं। है तो आप लाचार हो जाओगे, आपके अग्रीमेंट में चाहे जितना लिखा हो, जिस स्पष्टता के साथ लिखा हो, तो भी आप फाइट नहीं कर सकोगे। तो आपको किसी तरह से आधा अधूरा मिलता है। अब आधा अधूरा मिलके घर भी कंप्लीट होता है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहले बिल्डर ने बोला होगा कि मेरी गारंटी है, मैं पूरा गारंटी देता हूँ, ये सब भाषा उसने इस्तेमाल किया होगा, लेकिन बाद में चल के वो कहता है नहीं, फाइनेंशियल क्रंच हुआ, ये हो गया, वो हो गया, सामान की कमी है, लेबर की कमी है, कोविड आ गया, उसके पास 1000 बहाने हैं। अगर उसने वो मिला और बहाने देने की तकलीफ किया उसने, तो आपको वो बहाने सुनने मिलेंगे, नहीं तो बहाने तक सुनने नहीं मिलेंगे आपको। और बिल्डर मान के चलो अपनी डिग्निटी में रहेगा, अपना ठाठ में रहेगा, चौड़ा होके चलेगा, और आप गरीबों की तरह भीख मांगोगे, आप गरीबों की तरह बात करोगे उसके साथ, प्लीज़ सर, हाँ सर, ना सर, प्लीज़ सर, थोड़ा सा दे दो ना सर, सर 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 सर, आप उसके जूते चाटोगे। इस हालत में वो लोग नॉर्मल लोगों को लेके आते हैं, चाहे वो जितने अपर मिडिल क्लास क्यों ना हो, अपर मिडिल क्लास लोग भी इसी हालत में आ जाते हैं। ये नॉर्मल है। बार्टर ट्रेड, और वो भी सपनों का बार्टर ट्रेड है ये, इससे डरना पड़ता है। ये क्लीन एंड क्लियर ट्रेड नहीं है। और आपको ऐसे लगता है, और लास्ट तक इसी तरह से बात करेंगे जैसे कि बिल्डर ने आपके ऊपर बहुत बड़ा एहसान कर दिया, आपके रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को हाथ लगा के। वो कहेगा मैंने हाथ लगाया, मैंने आपका प्रोजेक्ट करने के लिए एग्री किया, शुक्र मानो, मेरी एहसान मानो। दूसरे लोग इसको सूंघेंगे भी नहीं, इस तरह से वो कहता है। हालांकि आपने अगर छोड़ने को कहा होता तो बिल्कुल कोई संभावना नहीं थी कि वो छोड़ने वाला था, उसको चाहिए था, लेकिन फिर वो ऐसे बात करेगा जैसे उसने आप पे एहसान कर दिया, और आप भी उसी तरह से बात करोगे। आप नहीं कहोगे साले कुत्ते कमीने, तूने जानबूझ के हमारे प्रॉपर्टी को हथियाया है, ये आप नहीं कह सकोगे। आपके दिल में होगा लेकिन आप कह नहीं सकोगे, क्योंकि उसका पोजीशन, उसका पावर उतना हो जाता है और आपका पावर इतना नीचा हो जाता है, और इसमें साथ में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी आ जाता है। बिल्डर कभी एमएलए को साथ में ले आएगा, या एमपी, या कॉरपोरेटर, या शाखा प्रमुख, या किसी न किसी पार्टी के पॉलिटिशियंस को साथ में लेकर आएगा। एक दो बार वो दिखेगा आपको कि ये देखो मंच पे कॉरपोरेटर के साथ बैठा हुआ है, ये देखो मंच पे एमएलए के साथ बैठा हुआ है, आप घबराओगे उससे। ज़रूरत पड़ने पे वो कॉरपोरेटर के आदमी या वो पार्टी के आदमी आके आपके साथ तू तड़ाक भी करके जाएंगे। क्या रे, बहुत शानपट्टी है, बहुत गर्मी चढ़ी है, बहुत चर्बी चढ़ी है क्या, ये गांडू, ये टाइप के डायलॉग सुना के जाएंगे, आपकी फैमिली की फट जाएगी। यानी आप किसके साथ सौदा कर रहे हो, आप किसके साथ सौदा कर रहे हो, ये बार्टर ट्रेड कॉल्ड रीडेवलपमेंट आप किसके साथ कर रहे हो। ऐसे खतरनाक नहीं भी होगा, डेंजरस नहीं भी होगा, लेकिन वो जनरल परसेप्शन ऐसे क्रिएट कर देगा कि वो बहुत डेंजरस है, और लोग घबराएंगे। अक्सर लोग घबराते हैं। अपने फ्लैट को बेच दो। अब आप कहोगे यार अच्छा रेट नहीं मिलेगा, अच्छा रेट ना ही सही, आपका 50 लाख का फ्लैट है, 40 में बेच के निकलो। आप कहोगे मेरा लॉस हो जाएगा, करेक्ट, आपका लॉस होगा, लेकिन आप रिस्क नहीं ले रहे हो। आपका लॉस होगा, लॉस ले लो, रिस्क मत लो। आप कहोगे यार मेरा 10 लाख कम हो, मैं कहीं और कुछ नहीं ले सकूंगा, मेरे एरिया में नहीं,
आप अपने एरिया में घर नहीं ले सकोगे, किसी और एरिया में ले लो, किसी चीपर एरिया में ले लो, लेकिन कम से कम आपके पास आपके 40 लाख रुपए आ जाएंगे। 50 आने चाहिए थे, 40 आए, 40 ही सही। तो फर्स्ट चॉइस इज बेच के निकल लो, सिंपल, बेचो निकलो, अपना घर बेच दो। बिल्डर सिलेक्शन और ये सब, जैसे ही आपका सोसाइटी रीडेवलपमेंट की तरफ जाने लगता है, चांस मत लो। अब आप कहोगे कृष यार तुम हमको डरा रहे हो और डरा के कह रहे हो बेच दो। हाँ, मैं डरा भी रहा हूँ, क्योंकि ऐसे होता है, ये रिस्क हैं, और मैं डरा के ही कह रहा हूँ कि बेच दो, लीव, छोड़ दो, ख़त्म करो, नहीं चाहिए। ये एक है, ये एक चॉइस है। दूसरा चॉइस, आप कहते हो नहीं मैं नहीं करना चाहता हूँ, तो फिर लड़ो, तो फिर ज़बरदस्त लड़ो। हाँ, लेकिन मैं अकेला हूँ, 40 लोगों में से हम 2 या 3 लोग हैं जो अपोज कर रहे हैं, बाकी सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप एक हो ना, ज़बरदस्त लड़ो, ज़बरदस्त लड़ो, लड़ाई करो। लड़ाई का पहला कदम क्या है? लड़ाई का पहला कदम ये है कि आप कहो कि ये जो बिल्डर है ये हमारे सोसाइटी पे छा गया है, मोर और लेस। हमारी मैनेजिंग कमेटी ने ऑलमोस्ट तय कर लिया है कि यही बिल्डर आएगा। मेजॉरिटी ने तय कर लिया है, ऑफिशियली या अनऑफिशियली किसी तरह से मुझे ऐसे महसूस हो रहा है, और मैं चिंतित हूँ। बिल्डर का नाम लो, मैं बोलो कि मैं चिंतित हूँ, मैं चिंता में हूँ, मैं सो नहीं पा रहा हूँ कि ये बिल्डर आगे चल के क्या करेगा, मुझे टेंशन हो रहा है। ये मत बोलो कि आपको बिल्डर सही नहीं आदमी लग रहा है, सही आदमी नहीं है, वो उसका रेपुटेशन सही है, ये सब मत बोलो। अरे मैं बहुत टेंशन में हूँ, मैं 3 दिन से सोया नहीं हूँ इसके बारे में सोच के। मैं सोच रहा हूँ इसका उपाय क्या है, इसका विकल्प क्या है। एक वीडियो बनाओ। ये वीडियो बनाने से क्या होगा? वीडियो बनाने से ये होगा कि आप बिल्डर के बारे में खुल के बात करने लगोगे। आप अपने वरी के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में खुल के बात करने लगोगे, अपनी सोसाइटी के बारे में। आपके सोसाइटी वाले आपके ऊपर भड़क जाएंगे, बेशक बहुत गर्म होने वाले हैं, बहुत भला बुरा सुनाएंगे, गाली गलौच हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, फुल ऑन झगड़ा हो जाएगा आपके ऊपर, बॉयकॉट, सोशल बॉयकॉट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सोसाइटी में 4 लोग ऐसे और हैं जो चुप थे, वो हो सकता है कि वो 4 लोग आपके साथ बोलने लगेंगे और आप कम से कम आपको बताएंगे कि हम भी आपके साथ हैं, अपोज करना चाहते हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं हो रही है, लेकिन हम अपोज करना चाहते हैं। आपका ताकत बढ़ेगा। हो सकता है वो 4 में से 15 हो जाएंगे अगर आप सही तरह से बोलते रहोगे, लड़ोगे। लेकिन भयंकर लड़ना पड़ेगा, ज़बरदस्त लड़ाई करनी पड़ेगी, बिल्डर के पोल खोलने पड़ेंगे। बिल्डर ने प्रोसीजर को तोड़ के, जो अक्सर बहुत सारे बिल्डर्स करते हैं, प्रोसीजर्स को तोड़ ताड़ के, रूल्स को 79A, हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक 79A करके गाइडलाइंस हैं, उसको किसी तरह से तोड़ मरोड़ के, ट्विस्ट करके, वो किसी तरह से प्रोसीजर को, यानी प्रोसीजर के चिथड़े उड़ा के, अगर किसी तरह से उसने रीडेवलपमेंट के लिए अपने आप को ये बना लिया है, बिल्डर बना लिया है या बनाने जा रहा है, डीए साइन कर लिया है, डेवलपमेंट एग्रीमेंट, रीडेवलपमेंट एग्रीमेंट साइन कर लिया है या फिर करने जा रहा है, जैसा भी हो, आपके लड़ने से उसको एक झटका ज़रूर लगेगा। और झटका ही नहीं, शायद आप कामयाब हो जाओगे। और ये भी संभव है अगर आप कामयाब नहीं हुए तो भी आपका रीडेवलपमेंट सीधा चलेगा, क्योंकि अगर वो झूठ बोल के बैंक गारंटी नहीं दे रहा था तो संभव है कि लोग इतना आपकी बात को मानेंगे कि भाई कम से कम हमको बैंक गारंटी तो चाहिए ही, और रिड्यूसिंग बैलेंस वाला बैंक गारंटी नहीं, ये हमारे सोसाइटी को एंड तक प्रोटेक्ट करने वाला बैंक गारंटी चाहिए। बैंक गारंटी कई तरह के होते हैं, बैंक गारंटी के वर्डिंग्स जो हैं वो कई तरह के होते हैं, जैसे पावर ऑफ अटर्नी कई तरह के होते हैं। तो
सही तरह के बैंक गारंटीज मिलेंगे तो आपकी सुरक्षा रहेगी, नहीं तो बिल्डर्स सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। और अगर बिल्डर को लगा कि ये प्रोजेक्ट न कंप्लीट करने में मेरा फ़ायदा है, मेरा सबसे बड़ा फ़ायदा है, अगर कंप्लीट करने के बाद मुझे 3 या 4 करोड़ मिलेंगे नफ़े में, और अगर मैं न कंप्लीट करूं और प्रोजेक्ट छोड़ के चला जाऊं तो मुझे 20 करोड़ मिलेंगे नफ़े में, तो वो छोड़ के चला जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि मैं कंप्लीट करके दूं और ईमानदारी के 4 करोड़ कमाऊं। वो ये सोचेगा कि मैं न कंप्लीट करूं और 20 करोड़ लेके भाग जाऊं, क्योंकि ये 20 करोड़ अब मेरे हो गए और इन लोगों को लटका दो। लोगों से इधर उधर से सेल कंपोनेंट वालों से पैसे कलेक्ट कर लेगा, बुकिंग अमाउंट, लोन्स, डिसबर्समेंट सब करवा लेगा। जब तक बिल्डिंग आधा अधूरा कंप्लीट किया है, बहुत सारा 70-80% ऑफ द पैसा कलेक्ट कर लेगा और भाग गया। आपको लगेगा उसके अगेंस्ट पुलिस केस करेंगे, उसके अगेंस्ट सिविल केस करेंगे। दोस्तों बहुत लंबा रास्ता है। कानून के हाथ ना बड़े लंबे हैं लेकिन बड़े कमज़ोर हैं। कानून के हाथ बहुत कमज़ोर हैं। इन लोगों तक पहुंचते नहीं हैं। कानून के हाथ बहुत कमज़ोर हैं, उसमें उसके अंदर मसल नहीं है, कंकाले हैं कानून के हाथ। ये भरोसे पे मत रहो कि नहीं वो हो जाएगा किसी तरह से। हम बिल्डर को तुम जेल की हवा खिला भी दोगे ना तो भी आपका काम नहीं होगा। जेल की हवा खिला दोगे लेकिन आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। इस तरह से होता है, इससे संभालना है। 5% चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, कोई विद्वान आदमी ऐसे कह सकता है कि ओनली 5% चांस ऑफ समथिंग गोइंग रॉन्ग, मे बी 10% चांस, लेकिन बाकी का 90% चांस ऑफ एवरीथिंग गोइंग राइट, करेक्ट। आप फिलहाल अपने घर के अंदर बैठे हो, 100 रीडेवलपमेंट फ्लैट ओनर्स में से 90 को फ्लैट मिल जाता है, 10 को नहीं मिलता है या आधा अधूरा मिलता है। आप उनमें से एक हो। आपको वो चांसेस अगर ठीक लगते हैं तो आप रीडेवलपमेंट के लिए एंथुजियास्टिक रहो। आपको ठीक लग रहा है, मैं एडवाइस नहीं करूँगा। मैं एडवाइस करूँगा नहीं, रीडेवलपमेंट में मत रहो। अच्छा, रीडेवलपमेंट में न रहूँ तो क्या करूँ? तो बेचो ना, फ्लैट बेच दो यार। नहीं, फ्लैट बेचूंगा तो मुझे उतना नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन रीडेवलपमेंट में गए तो शायद आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं मिलेगा। आपका फ्लैट हाथ से जाएगा और संभव है कुछ भी नहीं मिलेगा। रीडेवलपमेंट में खरीदने वाले लोग, रीसेल कंपोनेंट को खरीदने वाले लोग, उनसे मैं क्या कहूँ? एग्जैक्टली द सेम थिंग। आप लोग पैसे दे रहे हो, बिल्डर पैसे लेके भाग जाएगा, फिर आप सोसाइटी को कोर्ट में ले जाओ और कोशिश करते रहो। लेकिन जो लोग खुद लूट गए हैं वो आपका क्या भरपाई करेंगे? वो खुद लूट गए हैं, उनका घर चला गया हाथ से। आप कहोगे मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ, वो कहेंगे मेरा 50 लाख का नुकसान हो गया। हर एक इंसान उसमें से कहेगा, कोई बोलेगा 50 लाख, कोई बोलेगा 70 लाख। उनका नुकसान हो गया। वो जो बर्बाद हैं वो आपको क्या आबाद करेंगे? तो मैं तो सजेस्ट नहीं करता हूँ कि रीडेवलपमेंट में आप इस तरह से रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बिल्डर पे भरोसा है करके घुसो। अरे क्रिश, इट इज़ रीडेवलपमेंट ऑफ गोदरेज प्रॉपर्टीज़, तो भी डेंजर है भाई। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ जैसे कंपनीज हैं और रीडेवलपमेंट में हैं तो भी डेंजर है। बड़े नाम के भी डेंजर्स हैं, वो कभी कंप्लीट नहीं करते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार कंप्लीट करते हैं। नहीं क्रिश, उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है तो ले लो। लेकिन छोटे बिल्डर्स जिनका नाम तक नहीं सुना है, बड़े बिल्डर्स भी, बाय द वे सम एग्जाम्पल, रूपारेल बिल्डर्स भाई हाथ मत लगाओ। रूपारेल बिल्डर्स के इतने सारे प्रोजेक्ट्स अटके हुए हैं, सारे रीडेवलपमेंट है, कोई स्लम रीडेवलपमेंट है, कोई रेगुलर सोसाइटी रीडेवलपमेंट है, कहीं उन्होंने एक स्लम और एक सोसाइटी रीडेवलपमेंट को ज्वाइन करके सब जुगाड़ कर लिया है। और फिर सेल कंपोनेंट वाले जो लोग खरीदते हैं ना, जो अपने आप को बड़े बड़े शाने इन्वेस्टर समझते हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं
नाम बड़ा है, रूपारेल बिल्डर्स, अमित रूपारेल, नाम बड़ा है। लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। यानी जिनका घर टूटा वो भी फंसे हुए हैं, और जिन्होंने सेल कंपोनेंट में लिया वो भी फंसे हुए हैं। ये भी हाल होता है लोगों का, बड़े बड़े ब्रांड्स का ये हाल होता है। तो मैं तो एडवाइस करूँगा भाइयों, रिस्क मत लो। आपको घर खरीदना है, घर खरीदो, रीसेल में खरीदो, मार्केट में खरीदो, जो है वो अस्तित्व में है उसे खरीदो, चाहे वो 5 साल पुराना हो, चाहे वो 10 साल पुराना हो, लेकिन ऐसा काम मत करो। और जो लोग जिनके घर हैं और रीडेवलपमेंट में जा रहे हैं, प्लीज़ रीडेवलपमेंट का हकीकत को समझो, नहीं तो आपको रेफ्यूजी बना दिया जाएगा। और रेफ्यूजीज़ की संख्या हर साल कुछ लाखों से बढ़ जाता है मुंबई जैसे शहरों में। गए साल अगर 50 लाख थे तो आज 51 लाख 52 लाख हैं मुंबई में। और ऐसे बड़ी बड़ी संख्या में हैं रीडेवलपमेंट के रेफ्यूजीज़, बड़े नंबर्स में हैं। कोई उनकी तरफ से आवाज़ नहीं उठाता है। न राहुल गांधी उठाएगा, न नरेंद्र मोदी उठाएगा, न कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उठाएगा, न शिवसेना उठाएगा, न उद्धव ठाकरे उठाएगा, न एकनाथ शिंदे उठाएगा, न फडणवीस उठाएगा। कोई नहीं उठाता है। इनविजिबल हैं, सारे के सारे इनविजिबल हैं। रेफ्यूजीज ऑफ रीडेवलपमेंट हैं, लेकिन उनकी आवाज़ नहीं है। सब चुप, कोई बोलता नहीं है। सब उम्मीद में बैठे हैं और एक एक करके तिल तिल करके जी रहे हैं, तिल तिल करके मर रहे हैं। 70 साल के उम्र में उन्होंने रीडेवलपमेंट के लिए दिया था, 75-80 साल के उम्र में मर जाते हैं। पहले हस्बैंड मर जाता है, फिर वाइफ मर जाती है, गुजर जाते हैं, फिर बच्चे उम्मीद में रहते हैं, हाँ मम्मी डैडी नहीं देख पाए, चलो हम तो देखेंगे। और बिल्डिंग ऐसे ही सड़ रहा है बारिश में, आधा अधूरा बनाया हुआ बिल्डिंग, या कभी कभी कुछ भी नहीं है, ज़मीन है और कुछ भी नहीं है, मलबा है, लोगों के सपनों के मलबे। ये नॉर्मल है, ये हमारा नॉर्मल है। ये 21वीं सदी में 2024 में ये नॉर्मल है। रेफ्यूजी होना नॉर्मल है। ऐसे मत सोचो कि रेफ्यूजी सिर्फ कश्मीर में बनते हैं, रेफ्यूजीज़ मुंबई में बनते हैं, रेफ्यूजीज़ पुणे में बनते हैं, रेफ्यूजीज़ ये नॉर्मल है। और अगर आप सोच रहे हो नहीं हमारे साथ नहीं होगा, बिल्कुल आपके साथ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 100% हो सकता है। संभाल के चलो, इतना फेथ में, ये मैं मैनेजिंग कमेटी वालों को भी कह रहा हूँ, अकड़ में मत रहो, अकड़ में मत रहो। नहीं नहीं हम तो ठीक, हमारा सिलेक्शन अच्छा है, ये ए क्लास बिल्डर है। कोई ए क्लास बिल्डर नहीं है। अगर उसको दिखेगा कि मेरा 5 करोड़ का फ़ायदा होने वाला है अगर मैं बिल्डिंग ना बनाऊं, और बिल्डिंग बना के सिर्फ 5 करोड़ का फ़ायदा कम होगा, वो छोड़ देगा प्रोजेक्ट को, वो छोड़ ही देगा। वो बोलेगा नहीं नहीं मेरा जितना मिला है बस ले लो, समेट लो, निकल लो। अरे यार रेपुटेशन क्या है, हट, रेपुटेशन कमा लेंगे। हमारा नाम समृद्धि था, हम श्री गणेश कर देंगे, नाम बदल देंगे, श्री गणेश ग्रुप, हो गया ख़त्म। जेल में, अरे कोई जेल में नहीं जाता है, 100 में से 2 लोग शायद जेल में जाते हैं, मोस्टली कुछ नहीं होता है। आप उनके सीएज, उनके लॉयर्स उन्हें बचा लेते हैं, और ऐसे पेपर वर्क बना के दे देंगे कि आप कह भी नहीं सकोगे, शायद आप ही पेपर साइन कर दोगे जिससे वो मुक्त हो जाएंगे। वो सब छोड़ दो, रियलिस्टिक रहो। रीडेवलपमेंट में जाने जैसा नहीं है। आप कहोगे यार बड़ा नेगेटिव आदमी है, मैं कह रहा हूँ हाँ, लेकिन रेफ्यूजीज़ बहुत हैं। आप रेफ्यूजीज़ से बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि मैं रेफ्यूजी बन सकता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ रीडेवलपमेंट के रेफ्यूजीज़ मत बनो। उनकी संख्या ऑलरेडी बहुत है, वो कुछ नहीं कर पाते हैं। किसी पार्टी के साथ, किसी बिल्डर, किसी का सपोर्ट नहीं है, किसी पॉलिटिशियन का सपोर्ट नहीं है। कोई पॉलिटिशियन उनका नाम नहीं लेता है। एसआरए वाले भी हैं, स्लम रिहैब वाले, उनके झुपड़े टूट गए 15 साल 20 साल पहले। लेकिन एसआरए का क्या था, स्लम है।
ये तो मैं लोगों की बात कर रहा हूँ जिनके घर थे, पक्के मकान थे, 50 लाख 80 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ के फ्लैट्स थे, उनकी कीमत थी, वो बेच सकते थे, बेचा नहीं, ये सोच के कि मेरा इसी जगह पे अच्छा घर मिल जाएगा जो 20% इससे बड़ा है, और उसी उम्मीद में रहते रहते उसी उम्मीद में रह गए, सपने देखते रह गए, अपने फ्यूचर को किसी के हाथ में दे दिया, और उस जिसके हाथ में दिया, जिस बिल्डर के हाथ में दिया, बड़ा कमीना निकला। ऐसे बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप उनमें से एक ना बने, आप रेफ्यूजी ना बने। मैं हूं आपका दोस्त कृष्णदेव अर्बन नक्सल। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय जवान, जय किसान।